भुतोड़िया जी ने एक चिट्ठी लिखी थी किसी समय प्रधानमंत्री को। उसमें एक पंक्ति थी जो मुझे लगा कि जिसकी चर्चा आपके सामने होनी चाहिए। लिखा था, आपसी संबंधों में तनाव, करीबियों की उपेक्षा, अपने सुख दुख में मगन रहने की आदत, बड़े पैमाने पर अवसाद, इन सब का इलाज साहित्य, संगीत और संस्कृति में डूबने पर ही होगा। भुतोड़िया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज के जिस तनाव की बात आपने ये चिट्ठी कोविड काल में लिखी थी, आप चाहते थे कि देश भर के जो संस्कृति कर्मी हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, जो गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, जिनका सांस्कृतिक आधार ही जीवन का, जिनके जीवन यापन का माध्यम है, उनको मिल नहीं रहा है और उससे जो तनाव उपज रहा है, आपका मानना था कि इस क्षेत्र पर बड़ा काम होना चाहिए। युवाओं को हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे साहित्य आज तक के दौरान हम जब कोई संगीतमय कार्यक्रम करते हैं, आशुतोष तो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, बड़े गायक हैं, बड़े कार्यक्रम में रहे हैं, एक चैनल में काम कर रहे हैं, चेहरा भी है, लेकिन साहित्य का जब हम मंच सजाते हैं तो वहाँ ये संकट होता है कि जो युवा है उसको लगता है कि हमें किस तरह का ज्ञान मिल रहा है, कौन सी बातें कही जा रही, इसकी क्या वजह पाते हैं आप? और आखिर भारत का जो भविष्य है वह रील में है या रियल में? नमस्कार पांडे जी, साहित्य आज तक और आज तक का स्वागत। मंच पे माधव जी और सुदेश जी को प्रणाम। देखिए, रील से रियल तक, यहाँ पे रील जो क्लिपिंग की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे रील संपूर्ण डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। वो रील चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे रील हो या वो iCloud हो, तात्पर्य ये है कि जो एक परंपरा थी या जो एक जिस माहौल में हम रहते थे, उस माहौल और आज के माहौल में क्या फ़र्क है कि जो शाम को व्यक्ति घर आया, परिवार के साथ समय बिताया, दोस्तों के साथ पान की दुकान पे गया, चौपाल पे बैठा या परिवार के साथ समय व्यतीत किया, वो ठीक है कि आपने आए, आप फारिग हुए और आपने सबसे पहले फ़ोन को हाथ में लिया, जैसे जोशी ने जिक्र किया कि एक रील के बाद दूसरी रील और तीसरी रील देखना शुरू किया। श्रद्धेय माधव जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो अपने घर के किसी बच्चे की मदद से आके वो भी फ़ोन पे देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक पूरे माहौल में जो परिवर्तन हुआ, इस रील को जो आप नाम दे रहे हैं रियल में, वास्तविकता के साथ जो अवास्तविक चीज़ें हुई कि हम सच्ची चीज़ों को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, जिनका हमने क्लासिकल हम किताबें खरीद रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हमारे घर के पीछे क्लासिकल पुस्तकें लगी हुई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ, ये हमें समय बता भी रहा है और आगे भी बताएगा। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि साहित्य का भविष्य क्या है, देखिए, साहित्य का भविष्य उतना ही मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये तो सब हवा के झोंके चलते रहेंगे। साहित्य जितना सरल था उतना है और उतना ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने धरातल की तरह होती है, एक नींव के पत्थर की तरह होती हैं, और भारत का साहित्य और हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि इन सब चीज़ों से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप रील भी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा रील वो पॉपुलर होती है कि जो आपके होली के गानों की या दिवाली की सजावट की, जो आप दुबई के वहाँ के बुर्ज खलीफा में चाहे में किसी ने ऐसे ही उसमें रोशनी कलाई दी, सबसे ज़्यादा रील आपकी वो हो रही है। न्यूयॉर्क में होली कैसे मन रही है, उसकी आपकी रील ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो रील में भी तो आपकी संस्कृति पॉपुलर हो रही है। तो जो आपकी एक वास्तविक संस्कृति है, साहित्य है, साहित्य की जो पंक्तियां हैं, जो गुलजार साहब की जो लिखा हुआ है, या जो पुराने जो रील आ रहे हैं, जो रेखता की भी जो किताबें बेचना चाह रहे हैं, वो भी तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से उसको बेचना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न कि रील के कारण या उसके कारण साहित्य का भविष्य नहीं है, मेरे हिसाब से तो साहित्य को और आगे बढ़ाने में मदद ही कर रहा है। उसका सही उपयोग कैसे हो, ये इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद।